सो वेलकम आईपीएम्स एंड जैसे कि मैंने बताया था कि क्लासिकल मैकेनिक्स में अभी पॉइजन ब्रैकेट के टॉपिक से थोड़ा ही हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स और ये सभी चीज़ें मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूँ और मुझे पता है कि आप लोग सोल्व कर ही लेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ग्रुप में भी पुट कर सकते हैं क्वेश्चन। अब बात करते हैं पॉइसन थ्योरम की। देखो, सबसे पहले पॉइसन ब्रैकेट से पहले हमने देखा कि पॉइसन इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि एग्जैक्टली सेम था हाइजेनबर्ग इक्वेशन ऑफ मोशन इन क्वांटम मैकेनिक्स में। अब यहाँ पे बात करेंगे पॉइसन्स थ्योरम की। देखो, पॉइसन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, पॉइसन ब्रैकेट एंड पॉइसन थ्योरम, ये तीनों डिफरेंट बात है। तो यहाँ पे पॉइसन थ्योरम है वो देखते हैं। तो पॉइसन है, उसने क्या कहा था कि इफ ए एंड बी बोथ आर कंजर्व्ड क्वांटिटी, मीन्स वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है, बोथ आर कंजर्व्ड क्वांटिटी, देन its Poisson bracket gives another quantity and this quantity is also a constant of motion. Clear? कि अगर A and B both are conserved है, अब पॉइसन ब्रैकेट लेंगे उसका तो वो थर्ड क्वांटिटी दे रहा है। अगर थर्ड क्वांटिटी दे रहा है तो वो थर्ड क्वांटिटी है वो भी कांस्टेंट ऑफ मोशन ही है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा है कि Px एंड Ly आर कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन, मतलब कि आर कंजर्व्ड फॉर अ सिस्टम, देन Pz इज ऑल्सो कंजर्व्ड फॉर दैट सिस्टम बिकॉज Px Ly ब्रैकेट गिव्स Pz। क्लियर? सो यहाँ पे बात करते हैं कि सेकंड पॉइसन थ्योरम की। ये आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये नहीं भी करवाता तो भी चलता। लेकिन अब देखो, यहाँ पे ये सभी क्वेश्चंस है वो आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। ये डायरेक्टली ऐसे ही पूछ देते हैं कि ए एंड बी बोथ आर कंजर्व्ड क्वांटिटी एंड पॉइसन ब्रैकेट ऑफ ए एंड बी, इस तरह से पूछा जाता है कि पॉइसन ब्रैकेट ऑफ ए बी gives C. So which are the following statement or which of the following statement is true for the C? तो यहाँ पे C है वो constant of motion, या तो C है वो conserved होता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइसन थ्योरम की। तो if a system has degree of freedom f, then maximum number of possible independent conserved quantity for the system is 2f। अब यहाँ पे एक और चीज, मतलब ये समझाने के लिए आपको पता होना चाहिए। देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी हम लिखते हैं तो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मोशन होता है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सॉल्यूशन करेंगे तो वो दो कांस्टेंट प्रोवाइड करेगा। अगर यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो दो कांस्टेंट प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल हमने सोल्व किया था जिसमें a इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और यहाँ से फिर से हमने डी एक्स बाई डी टी, और फिर से यहाँ से x, इस तरह से इंटीग्रेशन करके हमने सॉल्यूशन निकाल लिया था। तो अब यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सॉल्यूशन देंगे तो दो कांस्टेंट प्रोवाइड करेगा। दो कांस्टेंट अगर प्रोवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पे देखो कि सिस्टम हैज डिग्री ऑफ फ्रीडम f। अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो आपको अलग अलग f मोशन चाहिए, f इक्वेशन ऑफ मोशन बनेंगे। क्लियर? अगर देखो दो डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसका x का भी इक्वेशन बनेगा, y का भी इक्वेशन बनेगा। जैसे कि हमने लाग्रांजियन लिखा था r का और थीटा का, तो रेडियल इक्वेशन भी बन रहा था और थीटा का इक्वेशन भी बन रहा था। उसमें से दोनों सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो दो कांस्टेंट प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे आफ्टर ऑल 2f आपको क्वांटिटी मिल जाएगी, कंजर्व्ड क्वांटिटी। क्लियर? सो यहाँ पे
यही बात है, वो सिर्फ कह रहा है कि ये मैथमेटिक्स से उसको वर्बली बता दिया है कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम f है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ, पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन f बनेंगे और हर एक इक्वेशन ऑफ मोशन है वो 2 कांस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है। अगर 2 कांस्टेंट प्रोवाइड कर रहा है तो वो हर एक कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट एंड कंजर्व्ड क्वांटिटी होगा। तो यहाँ पे 2f कंजर्व्ड क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। क्लियर। और यहाँ पे एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि पॉइसन्स थ्योरम है, उसी का प्रूफ है वो जैकोबियन आइडेंटिटी है। क्लियर। जैकोबियन आइडेंटिटी जो हमने बताया था कि ABC BCA एंड CAB इक्वल टू 0 डबल पॉइसन ब्रैकेट है, वो हमने इनिशियली ही लिखा था। अब कंजर्वेशन लॉस पे आते हैं कि लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन या लैग्रेंजियन एंड हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो कंजर्वेशन लॉ क्या कहते हैं कि देखो, अगर फोर्स किसी भी सिस्टम पे 0 है तो यहाँ पे देखो फोर्स अगर 0 हो गया तो dp/dt है वो 0 हो जाता है, तो इसका मतलब है P है वो कंजर्व्ड हो जाता है। टॉर्क है वो 0 होता है तो dl/dt 0 हो जाता है, तो इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे ये है, एंगुलर मोमेंटम है। और यहाँ पे अगर फोर्स है वो कंजर्वेटिव है और इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है तो एनर्जी कंजर्व्ड हो जाती है। क्लियर। तो ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है, अगर ये नहीं पता है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम का स्टार्टिंग भी आप नहीं कर पाओगे। क्लियर। ये जीसेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नेट और गेट के पेपर की भी बात हो रही है। तो अब बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अब आप इसकी रिपीटेबिलिटी चेक कर लेना एग्जामिनेशन के पेपर में कि कितनी बार ये रिपीट हो रहा है। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब कि अगर आपका जो पूरा का पूरा स्पेस है वो होमोजीनियस है तो आप लैग्रेंजियन है कोई भी डायरेक्शन में आप लेके जाओगे तो उसका लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होगा। अब होमोजेनिटी ऑफ टाइम लीड्स टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर होमोजेनिटी ऑफ टाइम है तो एनर्जी कंजर्व हो रही है, अगर आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे एक इतना ही चेंज है, यहाँ पे होमोजेनिटी है, यहाँ पे आइसोट्रोपी है। देखो आइसोट्रोपी मतलब कि सभी डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी जो दे रहा है उसे आइसोट्रोपिक कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइटअप नहीं करना है आपको, और यहाँ पे डायरेक्टली एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो देखो एक एग्जांपल है उससे हम समझते हैं। तो पहले ही हमने एक इस तरह का एग्जांपल किया था, हाफ m x² प्लस y² प्लस k x डॉट, सॉरी यहाँ पे x इस तरह से लिखते हैं c1x प्लस माइनस c2y। तो यहां से कंजर्व्ड क्वांटिटी क्या आ रही थी, px और py लिखते थे, और y का जो कांस्टेंट है उसे हम px के साथ मल्टीप्लाई करते थे, और x का कांस्टेंट है, x का जो कोएफिशिएंट है उसे py के साथ मल्टीप्लाई करते थे, और बीच में ऑपोजिट साइन लगानी है। देखो यहाँ पे प्लस है अगर तो यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। क्लियर। ये जो क्वांटिटी है ये होगी कंजर्व्ड, ये कंजर्व्ड क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पे अगर ये 2 ही कांस्टेंट है, 2 ही कोऑर्डिनेट है, अगर 3 कोऑर्डिनेट हो गए, 4 कोऑर्डिनेट हो गए तो क्या करेंगे हम, देखो कि अगर यहाँ पे बात करते हैं, और हाँ एक और चीज, सपोज यहाँ पे ये y नहीं है, सपोज ये तो कंजर्व्ड हो गया,
लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन है उसमें इस तरह से कुछ दिया गया है कि C1x, तो यहाँ पे क्या कंजर्व्ड होगा, यहाँ पे Py है वो कंजर्व्ड होगा, क्योंकि मैंने बोला था कि y है, y डॉट है वो प्रेजेंट है। आप क्लासिकल मैकेनिक्स में लैग्रेंजियन का जो बेसिक करवाया है वहां पे देख लीजिए कि y डॉट प्रेजेंट है अगर, और y प्रेजेंट नहीं है तो उसे साइक्लिक इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट कहा जाता है, साइक्लिक या तो इग्नोरेबल कोऑर्डिनेट कहा जाता है, और उसके कोरस्पोंडिंग जो लीनियर मोमेंटम होती है वो कंजर्व्ड होती है। क्लियर। अब यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे उसमें देखते हैं। देखो, अगर यहाँ पे लैग्रेंजियन है दिया गया है हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 3y माइनस 5z, तो यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है वो कंजर्व्ड होने वाली है। तो यहाँ पे देखो x और y के बीच में है प्लस साइन, x और y के बीच में है प्लस साइन, तो यहाँ पे यहाँ पे x और y के बीच में है प्लस साइन, और यहाँ पे अगर पहले ए ऑप्शन देखते हैं तो कोएफिशिएंट तो चेंज है और बीच में माइनस साइन है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। अब बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो आप बोलोगे कि सर ए ऑप्शन सही है तो बी सी और डी को हमें देखना ही क्यों है, तो देखना है क्योंकि ये ऑप्शंस मैंने लिखे हैं और ये क्वेश्चन है वो इस तरह की एग्जाम से लिखा गया है कि जहाँ पे मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही होते हैं, कभी कभी चारों ऑप्शन भी सही होते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन देखते हैं। अब पी एक्स और पी जेड है तो एक्स और जेड के कोएफिशिएंट देखो तो 2n माइनस 5 है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में माइनस है तो यहाँ पे तो प्लस ही आ जाएगा, और दोनों के कोएफिशिएंट चेंज हो गए तो यहाँ पे ये भी सही है। अब 5py प्लस 3pz, तो यहाँ पे भी 5 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस साइन है बीच में तो प्लस साइन आ जाएगा। अब 3px प्लस 5pz, तो 3px एंड 5pz, तो यहाँ पे ये कुछ नहीं जम रहा है, क्योंकि देखो 3px मतलब कि एक तो यहाँ पे px है उसमें कोएफिशिएंट y का लगा रहे हैं हम 3, और यहाँ पे 5pz z में उसी का ही कोएफिशिएंट लगा रहे हैं। तो इस तरह का जो मैंने बोला है कि शॉर्ट ट्रिक से आप सोल्व कर रहे हैं तो सभी ऑप्शंस एक बार देख लेना है आपको। क्लियर। तो ये डी ऑप्शन है वो सही नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही थे। तो गेट एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस है वो पहले पूछे जाते थे, बीच में बंद कर दिए, अभी फिर से मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस है वो पूछ रहे हैं। तो आपको ये सभी चीज़ें है वो याद रखनी है। और अभी हम देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम है उसका कंजर्वेशन किस तरह से होता है। अब देखो कभी भी ये हमारी x और y एक्सिस है, तो अगर यहाँ पे ये जो एक्सिस जा रही है अंदर की साइड वो है सपोज z एक्सिस, तो हम क्या करेंगे कि z एक्सिस है उसको थोड़ा घुमाते हैं, मतलब कि रोटेशन कर रहे हैं अभी हम z इक्वल टू 0 के कोरस्पोंडिंग, मतलब x इक्वल टू 0 के कोरस्पोंडिंग रोटेशन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे एंटी क्लॉकवाइज अभी घुमाएंगे तो यहाँ पे कुछ नई एक्सिस मिल जाएगी x डैश, और यहाँ पे y डैश मिल जाएगा। तो ये थीटा एंगल से अभी हम घुमा रहे हैं। तो अगर ये आइसोट्रोपिक स्पेस है, मतलब आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस है यहाँ पे, तो ये जो अभी हम रोटेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। तो यहाँ पे भी इस टाइप की शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो वो अभी हम देखते हैं। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन की। तो यहाँ पे मैंने
बताया था एक बार कि लाग्रांजियन या तो हैमिल्टोनियन है वो इनवेरिएंट रहता है अंडर द रोटेशन ऑफ द एक्सिस, मतलब कि रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस अबाउट सर्टेन डायरेक्शन। सपोज एक्स है, उसके इसके अबाउट हम मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो वो कंजर्व्ड हो रहा है, उस डायरेक्शन का एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड हो रहा होगा। तो सपोज एक्स डायरेक्शन में हम रोटेशन कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग रोटेशन इस तरह से अभी हम कर रहे हैं, तो एक्स डायरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग हम जो एल एक्स है एंगुलर मोमेंटा का कंपोनेंट वो कंजर्व कर रहा होगा। और यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सम मैथमेटिकल कंक्लूजन यहाँ पे बता दिए हैं। और मैथमेटिकल कंक्लूजन बेसिकली कहाँ से आए हैं, तो हम यहाँ पे देखो, अगर ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई, उसको अगर हम रोटेट कर रहे हैं तो इस तरह से उसका कुछ रोटेशन होगा। यहाँ पे ये वाई डैश आ गया, ये वाई आ गया, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स डैश आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सपोज एंगल हो गया थीटा, ये एंगल हो गया थीटा। तो अगर ये थीटा एंगल हो गया तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो x डैश कोस थीटा, x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x डैश कोस थीटा प्लस y डैश साइन थीटा। क्लियर। और वैसे ही यहाँ पे y डैश के लिए y के लिए क्या लिख सकते हैं, y के लिए लिख सकते हैं आप माइनस ऑफ y डैश कोस थीटा और प्लस y डैश है, तो यहाँ पे y है तो y का यहाँ पे एक प्रोजेक्शन हो रहा है y डैश का, और यहाँ पे भी प्रोजेक्शन हो रहा है। क्लियर। तो माइनस कोस थीटा और यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे y डैश और यहाँ पे x। तो इसी टाइप से हम ये जो कोऑर्डिनेट है उसको ट्रांसफॉर्म अभी हम कर रहे हैं कि नए जियोमेट्री है वो आप ट्रांसफॉर्म करो उसमें, उसके बाद जो भी उसका टोटल टाइम डेरिवेशन किस किस का जीरो या नॉन जीरो आ रहा है वो आप देखो। तो ये सभी करके मैंने यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है। क्लियर। ताकि आपको डायरेक्टली जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी पे आपको फोकस करना होगा। और ये चीज़ें हैं वो आप एक या दो बार सिर्फ देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। देखो, व्हेन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रोटेटेड अबाउट z एक्सिस देन फॉलोइंग क्वांटिटीज डू नॉट चेंज, मतलब वो कांस्टेंट होंगी या तो कंजर्व्ड होंगी। तो यहाँ पे देखो फॉलोइंग क्वांटिटीज है, तो उसमें कौन सी क्वांटिटीज यहाँ पे है, सो z। तो देखो z एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है तो z चेंज नहीं होगा, z डॉट चेंज नहीं होगा, फंक्शन ऑफ z या तो फंक्शन ऑफ z डॉट है वो चेंज नहीं होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये चेंज नहीं होगा। देखो सिर्फ एक्स स्क्वायर की बात नहीं हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चेंज नहीं होगा, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर है वो कांस्टेंट रहेगा, एक्स वाई डॉट माइनस वाई एक्स डॉट है वो कांस्टेंट रहेगा, और कोई भी वेक्टर जो कि है z डायरेक्शन में वो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे x एक्सिस की। तो यहाँ पे देखो x एक्सिस में क्या होगा, यहाँ पे देखना है आपको। तो x एक्सिस में x कांस्टेंट होगा, x डॉट है वो कांस्टेंट होगा, फंक्शन ऑफ x ये एन फंक्शन ऑफ x डॉट है वो कांस्टेंट होगा। यहाँ पे x नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, यहाँ पे वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर आएगा, यहाँ पे वाई जेड डॉट माइनस जेड वाई डॉट आ जाएगा, और यहाँ पे कोई भी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वो कांस्टेंट आएगा। तो आप
यहाँ पे 4y एक्सिस करके आप लिख लेना अपने तरीके से। और यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे देखो लाग्रेंजियन दिया गया है, यह एग्जाम्पल देख रहे हैं अभी हम। लाग्रेंजियन दिया गया है हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर माइनस k डिवाइडेड बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एंड पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। सो pz lz या तो एनर्जी या तो सभी कंजर्व्ड है। तो यहाँ पे देखो पहले हमें देखना है कि pz कंजर्व्ड है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने बोला है कि अगर z डॉट प्रेजेंट है और यहाँ पे z प्रेजेंट नहीं है तो z हो गया साइक्लिक कोऑर्डिनेट, और साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। तो pz है वो कंजर्व्ड है। अब lz की बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे अगर x स्क्वायर x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर अगर ये है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे आपको ये क्वांटिटी दिख रही है तो या देखो ये क्वांटिटी भी दिख रही है और यहाँ पे ये क्वांटिटी भी दिख रही है, तो ये दोनों क्वांटिटी प्रेजेंट है तो Lz है वो भी कंजर्व्ड होगा। Lz के अबाउट z एक्सिस के अबाउट रोटेशन करेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस भी है यहाँ पे, आइसोट्रोपी ऑफ होमोजेनिटी ऑफ स्पेस भी है z डायरेक्शन में, और z डायरेक्शन के कोरस्पॉन्डिंग आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस भी है। अब यहाँ पे लाग्रेंजियन में कहीं पे भी टाइम एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि टाइम कहीं पे भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी है वो भी कंजर्व हो गई। तो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या आ गया, डी। क्लियर, सभी चीजें है वो कंजर्व्ड है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था नेट 2013 दिसंबर मंथ में। अब उसमें बोला गया है कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ पोटेंशियल v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 विच कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम l इज और आर कॉन्स्टेंट ऑफ मोशन। और यहाँ पे सभी डायरेक्शन है वो बताए गए हैं। तो यहाँ पे देखो अगर वेलोसिटी यहाँ पे देखो सिर्फ पोटेंशियल ही दिया गया है, मतलब कि यहाँ पे लाग्रेंजियन नहीं दिया गया है, लेकिन हम पोटेंशियल से भी ये निकाल सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो कांस्टेंट ऑफ मोशन है। कब होगा कि जब आपका Lz है वो कंजर्व्ड होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ z स्क्वायर होगा तो डायरेक्टली Lx Ly एंड Lz वाला ऑप्शन आ जाता, अगर यहाँ पे सिर्फ z स्क्वायर है तो। क्लियर, तो ये नेट का क्वेश्चन था, डायरेक्टली इसी स्टेटमेंट और इसी कंक्लूजन की बेस पे आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन है वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि ये डायरेक्टली हम क्यों याद रखें, सर तो बोलेंगे, हमें थोड़ी ना याद रखना है। तो इसका प्रूफ अभी हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि प्रूफ करने के बाद भी आपको ये तो याद रखना ही होगा, आप हर बार प्रूफ नहीं कर सकते हैं। क्लियर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बोलेंगे कि 15 मिनट तो हमें प्रूफ के लिए चाहिए और बाद में क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो क्वेश्चन हो जाएगा 20-25 मिनट का क्वेश्चन हो जाएगा और आप पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो एक ही क्वेश्चन में पेपर आपका खत्म हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आज कर लो, एक क्वेश्चन दूसरा जो आपको पूछा जाता है लाग्रेंजियन या हैमिल्टनियन में से वो नेक्स्ट ईयर कर लेना। तो इस तरह से आपका जीसेट तो क्लियर हो ही जाएगा 100 साल में। समझ गए आप कि आपको ये सभी चीजें है वो याद रखनी है। तो यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सो अभी हम देखने वाले हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका मतलब क्या है वो पहले देखते हैं कि इट इज जनरलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन है। और उसमें क्या किया जाता है कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटम को इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाता है नए जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज मोमेंटम में कि इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सेम रहे। तो इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम सच दैट इक्वेशन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज।
तो अब सपोज हमारे पास है कोई एक ओल्ड वेरिएबल स्मॉल क्यू आई पी आई। अब अभी से आप लोग भी स्मॉल पी को इस तरह से अलग करो और कैपिटल पी है इसको भी अलग लिखो। मतलब कि आपका स्मॉल पी है वो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने स्मॉल पी किया है, यहाँ पे कैपिटल पी किया है। तो अब यहाँ पे क्यू आई पी आई है वो स्मॉल है यहाँ पे, मतलब कि ये स्मॉल क्यू आई पी आई रिप्रेजेंट कर रहा है ओल्ड वेरिएबल को, और उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम न्यू वेरिएबल में। क्लियर? तो न्यू वेरिएबल में अगर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें कैपिटल क्यू आई पी आई है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज मोमेंटम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लैग्रेंजियन है वो ओल्ड है और यहाँ पे लैग्रेंजियन न्यू मिल रहा है, यहाँ पे हैमिल्टोनियन ओल्ड है, यहाँ पे हैमिल्टोनियन न्यू मिल रहा है। तो जब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई चेंज आएगा नहीं। क्लियर? और यहाँ पे एक दूसरी बात आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे हमें ऐसी क्या यहाँ पे नेसेसिटी है कि यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म करना होगा या मोमेंटम को ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपकी सिस्टम होती है उसमें कोई एक कोऑर्डिनेट गिवन होता है। सपोज यहाँ पे बात करते हैं हम कि कोई फेज है, यहाँ पे एक बात कर रहे हैं अभी हम कि रोटेशन इन फेज स्पेस। तो यहाँ पे फेज स्पेस मतलब कि क्या, पहले वो चीज भी आपको डिफाइन करनी होगी। क्यू पी, जहां पे एक्स एक्सिस है वो क्यू से रिप्रेजेंट होती है और वाई एक्सिस है वो जनरलाइज मोमेंटा पी से रिप्रेजेंटेशन होता है उसका, तो उसी को फेज स्पेस कहते हैं। क्लियर? अब ये क्यू पी मतलब कि फेज स्पेस है, उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पार्टिकल की मोशन किस तरह से हो रही है। तो फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी भी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, तो वो भी हम बाद में सीख लेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स अभी हम पढ़ ही रहे हैं। तो क्यू पी जो स्पेस है वो फेज स्पेस बोला जाता है। अब हम यहाँ पे फेज स्पेस में रोटेशन कर रहे हैं, तो रोटेशन में क्या होगा कि यहाँ पे एक नया कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा क्यू डैश और यहाँ पे नया कोऑर्डिनेट आपको पी डैश मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे रोटेशन कर रहे हैं, यहाँ पे कभी भी कुछ भी सिस्टम में चेंज हो रहा है तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन तो सेम ही रहेगा, लेकिन सिस्टम में जो चेंज हो रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको समझना है। तो ये डेफिनेशन था बेसिक। अभी हमें क्या करना है कि किस किस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। तो पहले यहाँ पे देखो ये पूरा लिख लो और यहाँ से आगे चलते हैं कि सपोज यहाँ पे आपका जो स्मॉल क्यू आई है वो फंक्शन है किसका, सपोज कैपिटल पी आई कैपिटल क्यू आई, सॉरी यहाँ पे पहले लिखते हैं हम कैपिटल क्यू आई कैपिटल पी आई और टी, और स्मॉल पी आई है फंक्शन है सेम चीज का कैपिटल क्यू आई कैपिटल पी आई एंड टी का। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं अभी हम। और आपका जो कैपिटल क्यू आई और कैपिटल पी आई है वो किसका फंक्शन होगा, ओल्ड वेरिएबल्स का। तो यहाँ पे कैपिटल क्यू आई इज द फंक्शन ऑफ स्मॉल क्यू आई स्मॉल पी आई एंड टी, और यहाँ पे कैपिटल पी आई है वो किसका फंक्शन होगा, स्मॉल क्यू आई स्मॉल पी आई एंड टी। तो इसे अभी हम रिलेशन नंबर 2 कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें पता है कि Q डॉट इक्वल टू होगा डेल एच बाई डेल पी, यहाँ पे P है वो स्मॉल है, और स्मॉल p डॉट इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एच बाई डेल क्यू। क्लियर? इस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जाएगा। अभी यहाँ पे क्या इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा जाएगा कि Q डॉट इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी, और
कैपिटल P डॉट माइनस ऑफ डेल H बाय डेल Q। तो इसे इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 4 कहते हैं। सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आप लिखो कि इक्वेशन नंबर 4 है सी। यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर 4 है, वो भी क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन 3 है, वो भी इक्वेशन ऑफ मोशन ही है। तो यहाँ पे इफ वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन नंबर 4 into the 3 with the help of equation number 1, then equation number 1 is canonical transformation, and if we convert this equation number 4 into this equation 3, then with the help of equation number 2, relation 2, then relation number 2 are the canonical transformation। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो ओल्ड वेरिएबल से न्यू वेरिएबल में जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसके बीच की एक कड़ी है। क्लियर? तो अब यहाँ पे ये चीज़ आपको लिखनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से फंक्शन होता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे लिखो एक चीज कि पॉइसन ब्रैकेट है ना, वो कभी भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा है, तो पॉइसन ब्रैकेट है वो चेंज नहीं होगा। तो एक स्टेटमेंट लिखो, पॉइसन ब्रैकेट remains invariant अंडर द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब CT है उसको हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। सो पॉइसन ब्रैकेट है वो इनवेरिएंट रहेगा, और डायरेक्टली ये स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? या तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस या स्टेटमेंट आर ट्रू इज ट्रू, इस तरह से भी पूछ लेते हैं। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट था। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है वो क्या है कि पॉइसन ब्रैकेट ऑफ न्यू वेरिएबल्स विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड वेरिएबल मस्ट बी 1। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ गया रिलेटेड टू कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो ये पॉइसन ब्रैकेट इक्वल टू 1 है, वो आप लिखोगे तो डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे देखो, सपोज QI और यहाँ पे स्मॉल PI, ऐसा नहीं है कि न्यू वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड वेरिएबल कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पॉइसन ब्रैकेट लेंगे तो ही आपको इक्वल टू 1 लिखना है। ये है वाइस वर्सा है बात, मतलब कि ओल्ड वेरिएबल का विथ रिस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, QI और कैपिटल PI। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो, डेल QI बाय डेल कैपिटल QI और डेल स्मॉल PI बाय डेल कैपिटल PI माइनस डेल QI डिवाइडेड बाय डेल कैपिटल PI और डेल स्मॉल PI डिवाइडेड बाय डेल कैपिटल QI। तो ये क्या हो गया कि ओल्ड वेरिएबल से उसका विथ रिस्पेक्ट टू न्यू वेरिएबल्स हो गया, और स्टेटमेंट यहाँ पे जो लिखा है उसमें अभी हम देखते हैं कि न्यू वेरिएबल्स का विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड वेरिएबल्स है, वो देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे ऊपर की साइड जो स्मॉल है वहां पे कैपिटल कर दो, यहाँ पे कैपिटल PI डिवाइडेड बाय डेल PI स्मॉल, और यहाँ पे डेल कैपिटल QI डिवाइडेड बाय डेल
स्मॉल पी आई और डेल कैपिटल पी आई डिवाइडेड बाई डेल स्मॉल क्यू आई। तो इस तरह से आपको पॉइसन ब्रैकेट लिखना है और इसका आंसर है वो क्या आना चाहिए, 1। क्या आना चाहिए, 1। इसका आंसर 1 लिखेंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप निकाल सकते हैं। देखो जनरली पॉइसन ब्रैकेट मतलब कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका यूज करके क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछे जाते हैं कि सपोज आपको कोई Q इक्वल टू ए पी रेस टू अल्फा इस तरह से बोला है और अल्फा आपको निकालना होगा सॉरी अल्फा आपको निकालना है। तो इस तरह से कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में से आपको कोई भी अननोन क्वांटिटी निकालनी है तो आप पॉइसन ब्रैकेट इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। अब और एक चीज हम यहाँ पे नोट करो आप कि डायरेक्टली यहाँ पे कभी कभी बोला जाता है कि आप आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कौन सा है। मतलब कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछ लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि आपका जो ओल्ड वेरिएबल है वो डायरेक्टली न्यू वेरिएबल में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देखो कैपिटल क्यू आई को स्मॉल क्यू आई में डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैपिटल क्यू आई इक्वल टू स्मॉल क्यू आई हो रहा है। तो आइडेंटिटी मतलब कि सेम ही है दोनों। ओके। अब इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें क्या है कि कैपिटल क्यू आई इक्वल टू माइनस स्मॉल क्यू आई है, कैपिटल पी आई इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल पी आई है। अब रोटेशन इन फेस स्पेस है, देखो ये सभी है वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही, ये भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। सो रोटेशन इन फेस स्पेस है वो क्या हो जाएगा, देखो सपोज थीटा एंगल से ये रोटेट किया है स्पेस, तो आपका जो न्यू वेरिएबल होगा यहाँ पे देखो न्यू वेरिएबल है वो क्यू ले लेते हैं और यहाँ पे ये स्मॉल पी कर दो और ये कैपिटल पी कर देते हैं। तो स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो क्यू और कोस थीटा, क्यू कोस थीटा प्लस पी साइन थीटा, यहाँ पे थीटा है तो कैपिटल पी साइन थीटा। अब क्या आ जाएगा, देखो स्मॉल p इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल p इक्वल टू कैपिटल P कोस थीटा, कैपिटल P कोस थीटा और यहाँ पे देखो Q है वो माइनस Q साइन थीटा। क्लियर। समझ गए कि यहाँ पे देखो Q वेरिएबल है, उसका रिप्रेजेंटेशन आपको देखना होता है सिर्फ। क्लियर। तो ये हो गया रोटेशन इन फेस स्पेस, तो ये भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आपको पता चलना चाहिए कि किस तरह से देखो कंपोनेंट डिवाइड करते हैं। यहाँ पे ये जो कैपिटल P है, कैपिटल P है, यहाँ पे स्मॉल p है, सॉरी यहाँ पे जो पहले लिखा था उसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब यहाँ पे देखो रोटेशन इन फेस स्पेस, कैपिटल Q है उसको किस तरह से लिख सकते हैं, अभी हम कैपिटल की जगह पे सभी जगह पे स्मॉल करना है जो पहले लिखा था उसमें।
तो कैपिटल Q यहाँ पे है तो उसका कंपोनेंट होगा Q कोस थीटा, और यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, स्मॉल p साइन थीटा। अब कैपिटल P है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस Q है, क्योंकि यहाँ पे प्लस Q है तो यहाँ पे माइनस Q है। अब कैपिटल P है उसका प्रोजेक्शन कितना होगा, पहले तो बात करते हैं यहाँ पे, तो माइनस ऑफ Q, और ये है साइन थीटा, और P पे प्रोजेक्शन क्या होगा, स्मॉल p कोस थीटा। क्लियर। तो यहाँ पहले गलत क्या लिख दिया था कि कैपिटल यहाँ पे है उसकी जगह पे स्मॉल q लिख दिया था और यहाँ पे कैपिटल Q लिख दिया था। तो इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कभी कभी बोर्ड पे ऐसी गलतियाँ हो जाती है। तो अब आते हैं बात गेज ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो ये चीज़ भी आपको देखो, रोटेशन इन फेस स्पेस है वो भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये भी आपको याद रखना है कि रोटेशन इन फेस स्पेस है तो उसमें Q कोऑर्डिनेट और P कोऑर्डिनेट जो नया मिल रहा है उसको किस तरह से ओल्ड कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करें, क्योंकि कभी कभी ये कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में अभी ये टॉपिक मैंने कवर किया है, लेकिन रोटेशन इन फेस स्पेस है वो एक क्लासिकल मैकेनिक्स का जनरलाइज टॉपिक है, वो जनरलाइज कंसेप्ट में से भी क्वेश्चन ये पुट कर सकते हैं। अब गेज ट्रांसफॉर्मेशन, तो गेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैंने बोला था कि अगर कोई भी आपकी ओल्ड क्वांटिटी है वो नई क्वांटिटी में आप किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसे गेज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सो आपका ये है ओल्ड लाग्रांजियन, इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है न्यू लाग्रांजियन में, तो ये इक्वेशन से आप यूज करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और ये भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे देखो एक रिलेशन लिखा है, वेक्टर ए डैश इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल एफ ऑफ आर टी एंड 5 इक्वल टू 5 माइनस प्लस, मतलब कि देखो अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखना है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए। तो ये दोनों को गेज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और ये है वो वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल और मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल की बात हो रही है, और उसे गेज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। एंड वो किसका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल का, EM पोटेंशियल। क्लियर। तो यहाँ पे गेज ट्रांसफॉर्मेशन बोला है वो भी कैनोनिकल है। उसके बाद गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ही है। क्लियर। तो ये सभी चीजें हैं आपको याद रखनी है, और इसको एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाता है डायरेक्टली, कभी कभी एग्जामिनेशन में इस तरह से पूछा जाता है कि आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं, वो नहीं पूछते, वो पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर दिस कोऑर्डिनेट। ओके, तो आपको आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए। क्लियर। तो अभी हम देखेंगे कि पॉइसन ब्रैकेट है उसको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरह से लिंक करके उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में हेल्प करेगी, और उसके बाद हम देख लेंगे प्रॉब्लम्स। ओके, सो बेसिक फंडा है वो प्रॉब्लम्स का ही है, क्योंकि जीसेट एग्जामिनेशन में इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। क्लियर। तो देखते हैं हम प्रॉब्लम्स एंड प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज है, मैंने बोला था कि देखते हैं। अब देखो जैकोबियन है वो एक क्वांटिटी होती है, जहाँ पे जैकोबियन है वो जब भी हम कोई भी कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो सपोज XYZ टू R थीटा एंड 5 हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनता है, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रॉपर्टीज होती है उसके बेस पे जैकोबियन है वो डिफाइंड होता है। अब जैकोबियन है वो इस तरह से डिफाइन होता है कि अगर आपको XYZ में से R थीटा एंड 5 है वो
लिखना है तो उसका जैकोबियन क्या होगा, जैकोबियन आर स्क्वायर साइन थीटा होगा। जैकोबियन बेसिकली क्या शो कर रहा है कि अगर आप एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में से आर थीटा एंड फाइव में कन्वर्ट कर रहे हो तो इतनी क्वांटिटीज है वो आपको मल्टीप्लाई करनी होगी। सपोज फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जैकोबियन इज 1। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जैकोबियन है वो 1 होता है। और कभी कभी ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि जैकोबियन फॉर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पे यही बताने के लिए मैंने ये मैट्रिक्स लिखा था, वरना ये मैट्रिक्स का और ये जैकोबियन का कोई भी काम नहीं है, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ही यहाँ पे लिखा है। क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो उसमें एक ग्रुप फॉर्म होता है और जहाँ पे सपोज कोई भी सेट होता है कैनोनिकल वेरिएबल कोई भी सेट होता है वेरिएबल का जो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो दोनों है वो कैनोनिकल वेरिएबल या तो कॉन्जुगेट वेरिएबल या तो कॉन्जुगेट पेयर या तो कैनोनिकल पेयर बोला जाता है। क्लियर। और यहाँ पे मेन एक बात मैं बता रहा हूँ कि हम बेसिकली जब भी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन के रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो क्या यूज करेंगे, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल टू 1। मतलब कि पॉइसन ब्रैकेट है वो 1 होना चाहिए और पॉइसन ब्रैकेट रिमेन इनवेरिएंट अंडर द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सो हम देख रहे हैं कि गेट 2019 का जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने की ट्राई कर रहे हैं अभी हम, कि गेट 2019 है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि Q इक्वल टू स्मॉल p Q रेस टू S कैपिटल P इक्वल टू Q रेस टू R और फाइंड द वैल्यू ऑफ S एंड R। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है वो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है और आंसर भी मैंने शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो अभी देखते हैं कि पॉइसन ब्रैकेट का यूज करके ये प्रॉपर्टीज है उसका यूज कर रहे हैं अभी हम। पॉइसन ब्रैकेट इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ पे पॉइसन ब्रैकेट क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से पॉइसन ब्रैकेट लिखा जाता है डेल Q बाय डेल स्मॉल p और डेल कैपिटल P बाय डेल स्मॉल q। तो यहाँ से देखो पहले यहाँ पे डिफरेंशिएशन हमें करना है। तो पहले यहाँ पे क्या होगा कि कैपिटल Q है उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन S स्मॉल p Q रेस टू S माइनस 1 आ जाएगा और कैपिटल P है उसमें कोई भी P की डिपेंडेंसी नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे स्मॉल कैपिटल Q है उसमें स्मॉल p आ रहा है तो यहाँ पे Q रेस टू S और यहाँ पे R Q रेस टू R माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो रहा है देखो, माइनस Q रेस टू S और यहाँ पे कंबाइन कर लो R माइनस 1 इंटू R इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमें देखो कोऑर्डिनेट तो प्रेजेंट है ही नहीं, यहाँ पे Q तो प्रेजेंट नहीं है सामने की साइड, तो हमें क्या करना होगा कि S प्लस R माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखना होगा, S प्लस R माइनस 1 इक्वल टू तो 0 होना चाहिए और R इक्वल टू ऑलवेज हमें क्या चूज करना होगा, R इक्वल टू माइनस 1 तो लेना ही होगा हमें, क्योंकि अदरवाइज ये माइनस साइन कहीं पे नहीं जाएगी। तो S माइनस 1 इक्वल टू 0, सो S इक्वल टू 2 एंड R इक्वल टू माइनस 1। सो यहाँ पे देखो बेसिक मैथमेटिक्स आपको पता होना चाहिए कि देखो R है ये कॉमन सेंस, यहाँ से आगे कॉमन सेंस है, यहाँ तक ही आपका जो क्लासिकल मैकेनिक्स या तो आपको जो पॉइसन ब्रैकेट याद है वहाँ उतना ही काम था, लेकिन यहाँ से आगे तो कॉमन सेंस ही है कि अगर कॉमन सेंस नहीं है तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो अगर ये नहीं हो रहा है तो आप क्या सोचना है आपको, नहीं ये डेवलप करना है हमें कॉमन सेंस। सो यहाँ पे देखो कि S प्लस R माइनस 1
इक्वल टू 0 कर देना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो प्रेजेंट नहीं है। सो q रेस टू 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे q रेस टू 0 इक्वल टू 1 आ रहा है, फिर भी यहाँ पे माइनस r इक्वल टू 1 यहाँ पे हो रहा है। सो r इक्वल टू तो -1 हमें लेना ही होगा कंपल्सरी। तो r इक्वल टू -1 हो जाता है, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, s -1 मतलब कि s इक्वल टू 2। तो यहाँ पे s इक्वल टू 2 है और r इक्वल टू -1 है। सो ये गेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था, वो डायरेक्टली हमने इजीली 1 और 2 स्टेप्स में सोल्व कर लिया है। अब यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब पहले ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखो, आपको बोला है Q इक्वल टू है स्मॉल p प्लस स्मॉल q और कैपिटल P इक्वल टू है q माइनस अल्फा स्मॉल p। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली पॉइसन ब्रैकेट लिख दो। आप पॉइसन ब्रैकेट लिख देंगे तो आपको डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे स्मॉल q इक्वल टू 1, यही प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है। तो यहाँ पे देखो q, तो इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो p प्लस q का डिफरेंशिएशन हम करेंगे। तो यहाँ पे देखो p का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू q 0 और q का हो जाएगा 1। अब यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा आ जाएगा, क्योंकि q का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू p 0 हो जाएगा। अगर ये समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पे इस तरह से प्रोसीड करो स्टेप बाय स्टेप। स्मॉल p प्लस q और यहाँ पे डेल बाय डेल स्मॉल p, स्मॉल q माइनस अल्फा स्मॉल p माइनस ऑफ डेल बाय डेल p और p प्लस q और यहाँ पे डेल बाय डेल q माइनस अल्फा p इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो p है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू q, तो 0 हो जाएगा, q का 1 आ जाएगा डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा आ जाएगा। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस अल्फा मिल जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 1, तो यहाँ से इक्वल टू 1। सो माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा इक्वल टू 2 हो रहा है। सो अल्फा इक्वल टू -2 मिल जाएगा। क्लियर। तो शायद ये जीसेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है क्वेश्चन, और इसमें यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, तो आपका आंसर कभी भी करेक्ट नहीं आएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन है वो करेक्ट कर लेना, क्योंकि इसमें माइनस साइन यहाँ पे नहीं दिया था। अगर माइनस साइन नहीं है तो अल्फा है वो कभी भी यहाँ पे आपके स्टेप्स में ही नहीं आएगा। तो आपकी अल्फा की वैल्यू किस तरह से फाइंड कर लेंगे आप। अब यहाँ से आगे चलते हैं और जेस्ट का क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये गेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन देखा, अब जेस्ट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन देखते हैं। तो जेस्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में क्या था कि कैपिटल Q इक्वल टू Q रेस टू A कोस BP और P इक्वल टू Q रेस टू A साइन BP दिया गया है। अब वैल्यू ऑफ A एंड B आपको फाइंड करना है। देखो ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ Q एंड P इक्वल टू 1 करना है। तो अभी तो आपको पॉइसन ब्रैकेट तो पता ही है, तो अभी हम डायरेक्टली यहाँ पे ही लिख देते हैं डेल बाय डेल Q रेस टू A कोस BP। ओके, और फिर से क्या लिख देंगे, डेल बाय डेल स्मॉल p Q रेस टू A साइन B और यहाँ पे स्मॉल p
माइनस डेल बाय डेल क्यू, और यहाँ पे क्यू रेस टू ए साइन बी पी डेल बाय डेल पी क्यू रेस टू ए कोस बी पी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे q का डिफ्रेंशिएशन करो तो a क्यू रेस टू ए माइनस 1 और कोस बी पी। अब यहाँ पे q का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा तो q रेस टू ए आ जाएगा, और साइन बी पी का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, साइन बी पी का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा b कोस बी पी, और यहाँ पे माइनस यहाँ पे q का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा a क्यू रेस टू ए माइनस 1 साइन बी पी, और यहाँ से कोस है उसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन। सो यहाँ पे क्यू रेस टू ए माइनस साइन बी पी, और यहाँ पे b लिख दो इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो a क्यू रेस टू यहाँ पे 2a माइनस 1, इस तरह से लिखा जाएगा a प्लस a माइनस 1, और यहाँ पे b भी लिखा जाएगा और a भी आएगा, और यहाँ पे कोस स्क्वायर बी पी, और यहाँ से क्या आ जाएगा देखो a क्यू रेस टू 2a माइनस 1 b साइन, यहाँ पे माइनस है वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर बी पी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे a b क्यू रेस टू 2a माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो कोस स्क्वायर बी पी प्लस साइन स्क्वायर बी पी इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये ब्रैकेट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ पे a b क्यू रेस टू 2a माइनस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कंपल्सरीली आपको क्या करना होगा, इसकी वैल्यू 1 करनी है। सो क्यू रेस टू नाउ क्यू रेस टू 2a माइनस 1 इक्वल टू, तो 1 पुट करना ही है आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 2a माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सो a इक्वल टू 1/2 आपको मिल जाएगा, a इक्वल टू 1/2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो a इक्वल टू 1/2 लिखेंगे तो b इक्वल टू क्या लिखना होगा 2, तो ही यहाँ पे 1 आएगा। सो a इक्वल टू 1/2 एंड b इक्वल टू 2, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब यही क्वेश्चन में आपको, इसी क्वेश्चन में यहाँ पे देखो चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो मैं वर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो उसमें आपको हाइपरबोलिक की प्रॉपर्टी अगर पता है तो ही ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। मिसकंसेप्ट से भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन आपको मिसकंसेप्ट से सोल्व नहीं करना है। यहाँ पे सपोज q इक्वल टू क्यू रेस टू a कोस हाइपरबोलिक बीटा p दिया गया है, सॉरी bp दिया गया है। अब यहाँ पे अल्फा बीटा लिख दो, अल्फा और यहाँ पे बीटा, और यहाँ पे कैपिटल P इक्वल टू क्यू रेस टू अल्फा साइन हाइपरबोलिक बीटा p दिया गया है। तो अब फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करो, और ये आपका है होमवर्क। और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ प्रॉब्लम के साथ, और इसका ही कंटिन्यूएशन टॉपिक है जनरेटिंग फंक्शन,
उसी को भी हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें कवर अप करने में ट्राई कर लेंगे कि वो एक ही लेक्चर में कवर अप हो जाएगा। उसका जो जनरलाइज मेथड है, उसके प्रॉब्लम्स है, वो भी हम कवर अप करने की ट्राई करेंगे। क्लियर? सो कम से कम लेक्चर में हमें अभी क्लासिकल मैकेनिक्स को ख़त्म करना है, क्योंकि अभी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी बाकी है। उसमें भी आपको बहुत सारे इक्वेशंस याद रखने हैं और सेंट्रल फोर्स मोशन, और अगर टाइम रहेगा तो हम फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी की बात डीप में करेंगे। अदरवाइज फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी क्या होता है और कौन कौन सी मोशन के लिए किस तरह की फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी है मिल जाएगी आपको। क्लियर? So thank you and wait for next video.